नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। गर्मी का असर पूरे देश में देखा जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए गर्मी किसी यमराज से कम नहीं। हर साल इस गर्मी में एक ऐसा राक्षस आता है जो सिर्फ बच्चों के खून का प्यासा है। पिछले 19 सालों से इस राक्षस के सामने सरकार से लेकर डॉक्टर तक घुटने टेकते दिखाई देते हैं, और इस बार भी इस राक्षस ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। एंसेफेलाइटिस नाम का यह राक्षस अब तक 5 मासूमों को अपना निवाला बना चुका है, लेकिन ना तो सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही डॉक्टर इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता दिखा रहे हैं। बल्कि हालात तो ये हैं कि एक तरफ मासूमों की मौत हो रही है और दूसरी तरफ 85,000 स्वास्थ्यकर्मी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था मानो ठप हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम, ताकि सरकार भी सचेत हो सके। तो मुजफ्फरपुर में एक बार फिर एंसेफेलाइटिस का कहर शुरू हो चुका है। एंसेफेलाइटिस अब तक 5 मासूमों की जिंदगी जा चुकी है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर अभी भी सरकार नहीं जागी तो हर साल की तरह इस साल भी यह आंकड़ा कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। देखिए जी मीडिया संवाददाता अरुण श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। मासूमों की मौत, सरकार मौत। मौसम आया, एंसेफेलाइटिस लाया। मुजफ्फरपुर में मासूमों की मौत। मासूमों की मौत के बीच हड़तालों का दौर। गर्मी आते ही मुजफ्फरपुर में शुरू हो गया मासूमों की मौत का सिलसिला। जी हां, बिहार में हर साल की तरह इस साल भी एंसेफेलाइटिस ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इस बीमारी ने अब तक तो 5 मासूमों को अपनी आगोश में ले लिया है, लेकिन यह आंकड़ा कहां जाकर थमेगा कह पाना आसान नहीं। जरूरत है सरकार के साथ साथ डॉक्टरों को सचेत होने की और इस पर लगाम लगाने की। लेकिन जरा देखिए, एक तरफ बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ बिहार के 85,000 संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल छोड़ सड़क पर हैं। एक तरफ मासूमों की मौत का सिलसिला तो दूसरी तरफ सरकार मौत, और इस घड़ी में आंदोलन पर गए स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से सूबे की स्वास्थ्य सेवा भी चरमरा गई है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों का सिस्टम के आधार पर इलाज कर रहे डॉक्टर भी नम आंखों से बच्चों की मौत के आंकड़ों को रोक पाने में अक्षम है। इन मौत के आंकड़ों को रोकने में केंद्र और राज्य सरकार भी पूरी तरह मानो नाकाम है। ह्यूमिडिटी एंड इसके चलते तो केसेस आते हैं। अभी हमारे पास 1, 2, 3 केस इलाज हो रहे हैं, जिसमें एक केस बिल्कुल ठीक है, नीचे वार्ड में जा रहा है, और वो केस बहुत पहले से है, करीब 20 दिन से है। वो भी ठीक ही था, लेकिन आज कुछ डिटोरिएशंस हम देख रहे हैं, और इसका देखते हैं जो आज आया इसका क्या होता है। तो वहीं चाइल्ड डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर ब्रजमोहन गर्मी और ह्यूमिडिटी को बीमारी की वजह मानते हैं। एक्चुअली इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंस थ्योरी है ना। मेरे भी अपना कुछ थ्योरी है, किसी और डॉक्टर का अलग थ्योरी है। तो हम लोग जो अभी मेन है, जिसमें जो डिस्टर्बेंसेस मिलते हैं बॉडी में, उसी हिसाब से इलाज करते हैं। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, सोडियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको मैनेज करते हैं, और हम लोग मैनेजमेंट में सक्सीड भी हो रहे हैं। केंद्र और राज्य में सरकारें बदली, व्यवस्था बदली, लेकिन पिछले 20 सालों में 2000 से ज्यादा बच्चों की मौत का सिलसिला कोई नहीं रोक पा रहा, ना ही इस बीमारी की वजह पता लगा पा रहा। हमारी इस मुहिम का मकसद बस यही है कि वक्त रहते सरकार जागे, ताकि कम से कम इस साल मासूमों की मौत का आंकड़ा कम से कम रह सके। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। तो देख लिया आपने ये पैकेज, ये रिपोर्ट, और निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है कि क्या अब तक सरकार सो रही है? क्या अब तक के स्वास्थ्यकर्मी, अब तक डॉक्टर्स बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हुए हैं? इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त भासा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष पटना से हमारे साथ बने हुए हैं, स्वागत है आशुतोष आपका भी। और मुजफ्फरपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरुण श्रीवास्तव। सबसे पहले मुजफ्फरपुर चलते हैं, जहां श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू के बाहर जुड़े हैं जी मीडिया संवाददाता अरुण श्रीवास्तव। अरुण, सबसे पहले यह बताइए कि इस बीमारी को लेकर अभी तक अपडेट क्या है?
अरुण, बिल्कुल मौत का सिलसिला जैसे जैसे बढ़ता है, राजनीति होती है, सत्ता के पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, सभी नेता आते हैं और दावा करके चले जाते हैं, और जो भी बच्चों की मौत होती है उनके बच्चों के 100 पर राजनीति की जाती है। लेकिन तंग हकीकत यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की सरकारें बदली तो जरूर, लेकिन आज तक इन बच्चों के अच्छे दिन नहीं आए हैं। की बात हो गई, डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं? हर साल ये बीमारी आती है, पिछले साल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे अरुण, लेकिन क्या इस बार डॉक्टर किस तरीके से इलाज कर रहे हैं, ये भी बताइए अरुण। बात की जाए तो सिम्टम के आधार पर इलाज हो रहा है। कारण साफ है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं उसमें ग्लूकोज की कमी पाई जा रही है, अन्य जो भी कमियां पाई जा रही हैं उसके तहत उसका इलाज किया जा रहा है। अभी तक मुकम्मल दवा इसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। केंद्र में सरकार बदली थी तो उम्मीद जगी थी। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जब मुजफ्फरपुर आए थे तो उन्होंने वादा किया था मुजफ्फरपुर वासियों से कि 1 वर्ष के अंदर, अगले वर्ष अब ये बीमारी नहीं आएगी और 1 वर्ष के अंदर पूरी तैयारी कर ली जाएगी। उस वक्त जिला के सिविल सर्जन ने भी दावा किया कि ये जागरूकता फैलाई जाएगी, टीकाकरण किया जाएगा। बावजूद उसके आप देख सकते हैं सैयद कि फिर ये बीमारी आ चुकी है। बिल्कुल फिर वही स्थिति है, यानी हर साल बच्चों की मौत हो रही है अरुण। इस दौरान नेता भी वहां पहुंचते होंगे, क्या किसी नेताओं के द्वारा कोई पहल की गई है या की जा रही है अरुण? जी सही, मैं SKMCH के PICU के बाहर खड़ा हूँ। हालात ये है कि हर वर्ष गर्मी के तपिश के साथ ये बीमारी आती है। अभी तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। ताज़ा हालात ये है कि अभी भी 3 पेशेंट एक ICU में एडमिट है और 2 पेशेंट जो है वो नीचे वार्ड में जा चुका है। जी चलिए अरुण, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ नालंदा से जुड़े हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए। तो संपर्क उनसे फिलहाल हमारा टूट गया है। अजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आशुतोष भी लगातार मौजूद हैं। अजय जी, पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। इंसेफेलाइटिस आपको याद होगा, लगातार हम मुहिम करते हैं, लगातार इस चीज के ऊपर में आप भी हमेशा आते हैं। पिछले साल भी आप थे, इस बार भी हैं। इस बार भी 5 लोगों की अब तक जान चली गई। हालांकि अभी वक्त है, अभी भी अगर सरकार जाग गई, अभी भी अगर वहां पर सुविधा बदल गई, अगर डॉक्टर सही से इलाज करने लगे, अगर उपकरण वहां पर मौजूद हो गए, तो शायद इस आंकड़े को कम किया जा सकता है। अजय जी देखिए, पिछले साल से सरकार, डॉक्टर सभी बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। और मुजफ्फरपुर के बारे में मैं बता दूं कि वहाँ का जो इंटेंसिव केयर यूनिट है SKMH में, या इवन सदर अस्पताल भी पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा हो चुका है। और आपको जितने भी ब्लॉक्स हैं मुजफ्फरपुर के, सब में स्पेशल एम्बुलेंस, अपने ओरिजिनल मैंने उनका एम्बुलेंस है, उसके अलावा और यही नहीं, पूरे बिहार के डॉक्टरों को उनके ब्लॉक्स में काफ़ी संख्या में वहाँ भेजा गया है अभी, आयुष के डॉक्टरों को खास करके, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर हम आपको भी पहले भी बता दें कि ये सीजन तो यही है और बीमारी को बिल्कुल उन्मूलित नहीं किया जा सकता है, दुनिया में कहीं भी नहीं उन्मूलित किया जा सकता है। और बीमारी का, एंसेफेलाइटिस का जब भी इलाज होगा अभी के दौर में, अभी के साइंटिफिक दौर में, तो वो सिम्टोमेटिक ही होगा। तो निश्चित तौर से सिम्टोमेटिक में भी अगर अर्ली सिम्टम्स रहे और उस समय इलाज होने पर रोगी के बचने की चांस रहती है, और रोगी अगर काफ़ी देर से आता है तो बचने का चांस घट जाता है। इंसेफेलाइटिस का कोई बिल्कुल उसका मुफीद दवा जिसको कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया के मामले में आ गया है। अभी इस इंसेफेलाइटिस के बारे में जो मुजफ्फरपुर में हो रहा है, या ऐसे भी इंसेफेलाइटिस के बहुत से अदर्स के बारे में भी बहुत का कारण मालूम हो चुका है, वैक्सीन हो गया है, लेकिन इंसेफेलाइटिस की दवा जो है, सिम्टम सबका इलाज एक ही ढंग से होता है। ठीक है, ये तो सिम्टोमेटिक इलाज ही होगा और बहुत अच्छा इस बार काम हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस बार जो है, आप जिसको आंकड़ा कहते हैं, हम तो यही चाहेंगे, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो चाहेंगे, हम तो कोई राजनीतिक नेता है नहीं कि इसके आंकड़े के बढ़ने या घटने से हम पर कोई प्रभाव पड़े। हम तो यही चाहते हैं कि एक भी मौत नहीं हो। बिल्कुल हमारा भी कुछ ऐसे ही मकसद है, इसीलिए वक्त रहते और वक्त से पहले ही हमने ये मुहिम भी शुरू की है। लेकिन अजय जी, एक सवाल जो हम आपसे करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आशुतोष के पास भी चलते हैं। आशुतोष, इंसेफेलाइटिस को लेकर किस तरीके से सरकार सचेत है, डॉक्टर्स कितने गंभीर हैं, ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। हालांकि अजय जी जो भाषा के अध्यक्ष हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार सतर्कता बहुत ज्यादा है, सरकार की तरफ से भी, डॉक्टर की तरफ से भी, और उम्मीद है कि इस बार आंकड़ा कम से कम रहे। हम भी ऐसी कुछ उम्मीद करते हैं आशुतोष। लेकिन आपसे मेरा सवाल यह है, क्योंकि दिन भर आपने आज रिपोर्ट कवर की है और जिस रिपोर्ट पर आप थे वो थोड़ा कुछ अलग है, क्योंकि आशुतोष 85,000 स्वास्थ्यकर्मी संविदा पर जो स्वास्थ्यकर्मी बहाल हैं वो हड़ताल पर हैं। PMCH में आज ऑपरेशन नहीं होता है। सुदूर इलाकों में इसका बहुत असर पड़ सकता है। इंसेफेलाइटिस सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी फैलता है। तो क्या ये लोग जब हड़ताल पर रहेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप रहेगी, तो इसका असर क्या इंसेफेलाइटिस पर नहीं पड़ेगा आशुतोष?
देखिए, सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, लगभग 5 जिले जो हैं वो इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित होते हैं। जी। और जहां तक स्ट्राइक की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पर जो डॉक्टर थे वो तो स्ट्राइक पर हैं ही, साथ ही साथ आज से पारा मेडिकल कर्मियों का भी स्ट्राइक शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है, भले ही पटना में इसका असर कम देखने को मिले चूँकि ये हेडक्वार्टर है, लेकिन आप जिलों में चले जाइए इसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात इंसेफ्लाइटिस की है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सीनियर डॉक्टर्स पूरे मामले को की देखरेख करते हैं, जांच करते हैं, लेकिन जो जूनियर माफ़ कीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी भूमिका अहम होती है, वो भी जांच करते हैं। इसके अलावा जो पारा मेडिकल्स के स्टाफ होते हैं, अब जैसे जो जिलों में जिनके जिम्मे था, पिछले बार भी जिम्मे था कि जो भी इंसेफ्लाइटिस पीड़ित बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, तो वो ANM आशा कर्मियों के भी जिम्मे था, लेकिन वो फिलहाल स्ट्राइक पर चल रही हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जो पीड़ित बच्चे हैं वो समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे या यही नहीं सवाल था, पहुंच यही पाएंगे? सवाल था आशुतोष। ये एक दोबारा बड़ा सवाल है। आशुतोष हम लौटते हैं आपके पास, अजय जी से यही सवाल हम करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक पटना से हमारे राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है, क्या कहेंगे आप? सर, ये तो हर साल का ये बीमारी है, ये बहुत दुख भरी कहानी है जी। और हर समय जो है ये बहुत ज्यादा ही समझने की बहुत तकलीफ लेकर बिहार के धरती पर आती है जी। हम लोग सिर्फ ये स्टोरी बनाते ही रहेंगे कि कुछ और भी हम इसके प्रति करेंगे? किस तरीके की बात कहना चाहते हैं आप? हाँ, सरकार का जो रवैया है बहुत ही निंदनीय है। जितना भी बुरा कहा जाए उतना ही है। ये लोग पूरा गठबंधन के चक्कर में है और यहाँ बच्चों की जान चली जा रही है। चलिए, वो तो सियासत की बात है और यही वजह है कि आज हम सियासत करना भी नहीं चाहते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे इस मंच पर आज कोई भी सियासी चेहरा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इस पर हम सियासत ना करें तो ज्यादा बेहतर। हाँ, सरकार से सवाल जरूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया राकेश जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, जैसा शुरू में आपने भी कहा उस बात से हम भी बिल्कुल वाकिफ हैं और इत्तेफाक रखते हैं पूरे तरीके से कि बिल्कुल सियासत यहां पर नहीं होनी चाहिए। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, जितने ज्यादा अच्छे तरीके से इलाज हो वो बेहतर है। लेकिन जो बात आशुतोष ने भी रखी यहां पर कि सुदूर इलाकों में ANM की जिम्मेदारी रहती है कि अगर बच्चों को थोड़ा सा भी, क्योंकि आप भी इस बात को मानते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जितना जल्दी अस्पताल तक पहुंच जाए मरीज, जितना जल्दी पहुंचेगा उसके बचने की उम्मीद उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब ANM हड़ताल पर है, स्वास्थ्य कर्मी जो संविदा पर बहाल है वो सब हड़ताल पर है, तो क्या इससे असर नहीं पड़ेगा जय जी? नहीं, स्वास्थ्य सेवा पर ANM और आशा और जितने भी चीज है अभी का जो सिस्टम है उनका बहुत ही महत्व बढ़ गया है। निश्चित तौर से इलाज तो डॉक्टर करते हैं, लेकिन इन लोगों के बिना हम लोगों को इलाज करने में बहुत कठिनाई हो रही है। और मैं समझता हूं कि मैं उनके हड़ताल के संबंध में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि अध्यक्ष के नाते आपको तो नजर तो रखनी पड़ेगी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार ने हाल में कॉन्ट्रैक्ट पर जितने भी एम्प्लॉई हैं और उनके नियमितीकरण के लिए कोई एक जनरल प्रिंसिपल सरकार बना रही है, जिसका 1-2 महीने के अंदर में परिणाम आने की उम्मीद है और ये किया जा सकता है। और ये सरकार जो है बार बार उसने कहा है कि हम करेंगे और मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत तेजी से इन लोगों से बातचीत करनी चाहिए और जितना जल्दी हो ये हड़ताल को खत्म कराना चाहिए। और मैं समझता हूं तब तक हमारे जो डॉक्टर हैं, रेगुलर कर्मचारी हैं, वो संभालेंगे इशू को। और अजय जी, सवाल अजय जी इसलिए उठता है, सवाल इसलिए उठता है, आशुतोष से भी ये सवाल हम लेना चाहेंगे। पहले अजय जी आप इसका जवाब दे देते तो बेहतर होता कि ये लगातार आम लोग जो भी हैं उनके नजर में एक ही बात रहती है कि आए दिन अगर आप देखिए तो PMCH में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो जितने भी डॉक्टर्स हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर अभी भी नाराजगी आप लोगों की जग जाहिर है, सड़क पर उतर जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा अभी पूरी तरीके से चरमराई है। कुछ दिन पहले संविदा पर बहाल नर्सें भी सड़क पर थी, हड़ताल कर रही थी। आखिर ये क्या वजह है कि एक तरफ मरीजों की जान जाती रहती है, लोग परेशान हैं, लोग हलकान हैं, और जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पूरे तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है? देखिए, अगर अन्याय होगा तो उसका प्रतिरोध भी जायज है, चाहे वो डॉक्टर के मामले में हो चाहे कर्मचारियों के बारे में हो। लेकिन डॉक्टरों को मैं और कर्मचारियों को, स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को मैंने बार बार कहा है कि हड़ताल गाहे बगाहे नहीं करना चाहिए और हड़ताल काफी सोच विचार करके और बल्कि हमारा काम किसी का इलाज रोकना नहीं है। हमारा काम है कि सरकार को मौका देना कि वो अल्टरनेटिव व्यवस्था कर ले, क्योंकि हमारे ही केवल हम ही लोग नहीं है, सरकारी नौकर ही नहीं है। सरकार चाहे तो प्राइवेट सेक्टर को, आर्मी के सेक्टर को यूज कर सकती है। सरकार को
को पूरा समय देना चाहिए कि सरकार इसके लिए व्यवस्था करे। और मैं सबसे आगे आपको यही कहूंगा कि डॉक्टरों के मामले में हड़ताल का जितना महत्व है या इसका जो कुप्रभाव है, इसको देखते हुए मैं अभी भी कहूंगा कि जो सिटीजन है, जो हमारे सब प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो डॉक्टरों को इश्यूज को और कर्मचारियों को इश्यूज को सरकार के पास उठावे। जनता को उठाना चाहिए, गाहे बगाए डॉक्टरों को हड़ताल की नौबत नहीं आवे। तो सोचिए कैसी वो जनता है जो वहां पर किस तरीके से पहुंचती है खुद, और उसके बाद जब उसे इस परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वो कितनी टूट जाती होगी। ना ये पॉलिटिशियन जो विरोध करते हैं सरकार का, या ये पॉलिटिशियन जो सरकार का पार्ट बनते हैं, ये इनकी जिम्मेवारी है कि इन डॉक्टरों और सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो समस्या है उसको ज्यादा देर नहीं होने दें। आशुतोष, आप भी लगातार जो रिपोर्ट कवर करते हैं, आप ज्यादातर चीजों में तो यही देखा जाए, जैसा बोल रहे हैं अजय जी, कि गाहे बगाहे नहीं हड़ताल पर जाना चाहिए, खासतौर से वैसा जिनका पेशा है, जो स्वास्थ्य से जिनका पेशा जुड़ा हुआ है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, कर्मचारी हों, नर्सेज हों। लेकिन आशुतोष, पिछले अगर 1-1.5 महीने की हम बात कर लें, मत जाइए ज्यादा पीछे, तो आप देखिए चाहे वो संविदा पर गई नर्सें हों, चाहे पीएमसीएच के डॉक्टर्स हों, चाहे झारखंड की बात ले लीजिए, भागलपुर की बात ले लीजिए, हर तरफ वही स्थिति रहती है। इससे आम लोगों को कितनी परेशानी होती है, मरीजों को कितनी परेशानी होती है। और आज तो जीता जागता उदाहरण है आशुतोष, पीएमसीएच में एक भी ऑपरेशन नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि खास तौर से अभी मौसम अगर बात करें तो मौसम अभी चुनावी है, और सारे कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनको ये पता है कि अगर दबाव की पॉलिटिक्स थोड़ी भी होगी तो सरकार को मजबूरन झुकना पड़ेगा। आपने संविदा पर बहाल नर्सों का हाल देखा है, उनको अब जो स्ट्राइक पर थी, अब उनको वापस लेटर दे करके, उनको नियुक्ति पत्र दे करके उनको अस्थायी करने का आश्वासन दिया गया है, और उनको लेटर कंटिन्यू मिल रहा है, वो अस्थायी हो चुकी है। उनको पता है कि आने वाले समय में अगर डिमांड अगर बढ़ता है, क्योंकि डिमांड तो बढ़ा हुआ है ही, बड़े हॉस्पिटलों में नर्सों की कमी है, इसके अलावा पैरा मेडिकल स्टाफ्स की कमी है, और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि इस दौरान अगर उनकी बात बन जाती है तो ये एक अच्छी गतिविधि होगी, एक अच्छा फैसला होगा। आपने देखा होगा नियोजित शिक्षकों का मामला, उन्होंने भी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए सरकार से अपनी बातें मनवा ली हैं। तो ऐसे में विकल्प जो है इन लोगों के पास, जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो डॉक्टर हैं या फिर पैरा मेडिकल स्टाफ्स है, उन्हें भी ये लगता है कि चुनाव का मौसम है और शायद प्रेशर बनाएंगे तो सरकार पर बात बन जाएगी। और जैसा कि डॉक्टर अजय पहले भी कह रहे थे, और स्वास्थ्य विभाग में भी ये प्रक्रिया चल रही है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मी हैं उनको नियमित किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में नीतीश कुमार ने खुद कहा है, जो सीएम है, कि कॉन्ट्रैक्ट पर अब नियुक्ति नहीं होगी, अब सीधी बहालियाँ होगी। लेकिन बड़ा सवाल, जो नुकसान होता है वो पेशेंट्स का नुकसान होता है, मरीजों का नुकसान होता है। तो ऐसे में दबाव डालकर जो स्वास्थ्यकर्मी है वो तो अपनी बातें मनवा लेते हैं, लेकिन मरीज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आखिर मरीजों को उनकी डिमांड के मुताबिक सुविधाएं कब मिलेंगी, बड़ा सवाल ये भी है। और इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मरीज अगर परेशान है या फिर आदमी अगर लोग परेशान हैं तो उनको कब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इन चीज़ों को स्वास्थ्य कर्मियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और सरकार को भी ध्यान में रखना बिल्कुल पड़ेगा। दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बात आम लोगों से जुड़ी हुई है, बात उन मरीजों से भी ज्यादा जुड़ी हुई है आशुतोष, जो किस तबके से आते हैं वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बहरहाल दोबारा हम आपके पास लौटेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से सुबोध हैं। स्वागत है सुबोध जी, क्या कहेंगे आप? सुबोध जी का संपर्क इस वक्त टूट गया है। हमारे रेगुलर कॉलर उपेंद्र भी बने हुए हैं पटना से ही। स्वागत है उपेंद्र जी, आज क्या कह रहे हैं आप? तो फिलहाल सुबोध जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध जी क्या कह रहे हैं आप? जी सर, कहना चाह रहे हैं जी, ये लोग अपने अपने फायदा में लगे हुए हैं, और ये आम जनता का क्या होगा इसमें? बिल्कुल, आम जनता का क्या होगा सवाल आपका? जनता को रोड पर आना होगा, पत्थर उठाना पड़ेगा इन लोग के ऊपर। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए सुबोध जी और अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, एक सवाल, हालांकि इंसेफेलाइटिस का हमारा विषय है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन जो एक दर्शक ने बात उठाई, जो बात आशुतोष ने कही कि लगातार इस तरीके की जो हड़ताल होती है, इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। आम जनता क्या करे? देखिए, पहले जो दर्शक आपके कहे कि हम लोगों को पत्थर उठाना होगा इन लोगों के खिलाफ, ये तो अनुचित है। अगर जैसे आपको हक है उसी ढंग से उनको भी हक है। Exactly. और अगर आपको लगता है कि डॉक्टरों या कर्मचारियों के हड़ताल से
आपको नुकसान हो रहा है और उनकी मांग अगर जायज़ है तो आप पत्थर नहीं, उनके तरफ से आप आंदोलन का जिम्मा लीजिए। वो तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने सरकार को कहा था। आप आज देखेंगे कि केंद्र सरकार में जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, नर्सेज हैं, वहाँ पर हड़ताल नहीं के बराबर होता है। क्यों? बहुत पहले ही इस इशू को जो है वो असल में कर्मचारी और एम्प्लॉयर के बीच में जो संबंध होना चाहिए, जो परमानेंट एक कमेटी होनी चाहिए जो उनके प्रॉब्लम्स को सुने और लगातार उनको सॉल्व करते रहे, वो कंसल्टेटिव कमेटी बिहार में और बिहार सरकार ने नहीं बनाया है। जो बनना चाहिए था, जो रिकमेंडेशन भी था डिफरेंट कमेटियों का, तो वो अगर बना रहता तो ये लगातार ये प्रोसेस होता। जब आंदोलन करेंगे तब आप पर विचार करेंगे। अगर ये बराबर विचार होते रहता उनके पिटीशंस पर और कारण देकर के उनको ठुकराया जाता और उनको मौका दिया जाता, और इवन मैं कहूँगा कि अगर जुडिशियरी भी डॉक्टरों के या इन लोगों के बारे में कोई अगर ठुकराया गया गलत कारणों से और उस पर अगर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोई जजमेंट करती और सरकार उसको मान लेती, तो मैं समझता हूं कि खासकर डॉक्टरों का, मैं तो कहता हूं किसी भी एम्प्लॉय का हड़ताल जो है राज्य में नहीं होता। अगर वो एक पैटर्न जो है सरकार कमेटियों के रिपोर्ट को या एक कमेटी बना दे परमानेंट, जिस परमानेंट कमेटी में लोग अपनी बात रखें और उनका परमानेंट सॉल्यूशन होता रहे, एक प्रिंसिपल बन जाए कि उसी प्रिंसिपल पर आज केंद्र में हर साल जो भी प्रगति होती है कर्मचारियों की स्थिति में उसी प्रिंसिपल पर होता है। बिहार में ऐसा नहीं है, ये अफसोसजनक है। बिहार में ऐसा नहीं है, अफसोसजनक है। आशुतोष, एक प्रतिक्रिया आपकी भी चाहेंगे। आप दिन भर आज देख भी रहे थे कि किस तरीके से पारा मेडिकल के स्टाफ्स भी उतर आए हैं उनके साथ, उनके समर्थन में जो संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मचारी हैं 85,000। क्या इस बीच कोई ऐसी चीज आपको लगी कि सरकार का रवैया थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ होगा, जो अजय जी लगातार इस मन से कहना भी चाह रहे हैं? देखिए, हमने स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क करने की कोशिश की। बताया गया जो स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में है, प्रधान सचिव स्वास्थ्य से भी बात नहीं हो पाई, वो भी कहीं इंगेज थे। लेकिन एक सवाल मैं अजय जी से भी पूछना चाहूँगा कि ठीक है, अब बात तो उठ रही है तो सबको नियमित करने की बात हो रही है। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने ये कहा था कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं जितने दिए जा सकें, खासतौर से नियोजित शिक्षकों का मामला था। तो ऐसे में क्या वाकई अब तक जो उन्होंने कहा कि नियमित बहाली नहीं हो पाती है, तो क्या एक जो अर्थव्यवस्था है उसके चरमराने का डर है? क्या वाकई सरकार के पास पैसा नहीं है जिसके कारण वो रेगुलर नियमित नियुक्ति नहीं कर पाती है? अजय जी से ये हम जानना चाहेंगे। जी अजय जी। निश्चित तौर से बिहार की आर्थिक स्थिति, बिहार एक गरीब राज्य है और मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि बिहार के आर्थिक स्थिति और हमारे जो अरमान हैं वो किसी दूसरे राज्यों से कम नहीं है। तो अरमान पूरा करने के लिए, लेकिन एक ही साथ बहुत लोगों को आप अगर जिम्मेवारी देते हैं, एम्प्लॉय कर लेते हैं और नेचुरली आपका वो काम का जो क्वालिटी भी नहीं रह पाएगा। इससे बेटर होता कि अगर वो धीरे धीरे एक ही बार में इतनी बड़ी संख्या को नहीं करके, लेकिन जिनको भी आप लाते वो गुण को देखते हुए, उनको गुण के मुताबिक उनका पेमेंट करते हुए अगर लाइए, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। अगर ऐसा हुआ रहता तो इतनी बड़ी समस्या नहीं उठती। अगर स्कूल में 50 विद्यार्थी के बजाय 200 विद्यार्थी होते, 2 ही टीचर उसको पढ़ाते, लेकिन गुणात्मक ये होता। आप अगर पढ़ाई को और टीचर की बहाली को या किसी बहाली को केवल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये अनुचित है। आपको देखना होगा कि वो कितना हम उसमें डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवरी को देखना बहुत जरूरी है। चलिए, डिलीवरी को देखना बहुत जरूरी है। आशुतोष, हम लौटेंगे। अजय जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है, लेकिन ब्रेक के बाद उस मौजू पर भी चर्चा होगी कि एंसेफेलाइटिस से लगातार जाने जा रही हैं। क्या अब मुजफ्फरपुर की कुछ तस्वीर बदली है या नहीं? एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत। हम लगातार पुरवैया मुहिम में आज बात कर रहे हैं एंसेफेलाइटिस की। मुजफ्फरपुर में गर्मी के बढ़ते ही तापमान के साथ आता है दिमागी बुखार यानी एंसेफेलाइटिस। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 बच्चे एडमिट हैं। हर साल बच्चों की मौत होती है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ये पता अब तक नहीं चला पाई है कि आखिर बीमारी क्या है। देखिए जी मीडिया संवाददाता अरुण श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। जी हाँ, ये बीमारी जिसे दिमागी बुखार कहा जाता है। हालात ये हैं, हर वर्ष इस बीमारी से कई बच्चों की जानें जाती हैं, सैकड़ों हजारों बच्चों की मौत हो चुकी है। बावजूद उसके अभी तक मुकम्मल दवा की व्यवस्था नहीं की जा सकी है और हर वर्ष ये बीमारी बच्चों के बीच आती है। आप देख सकते हैं SKMCH का PICU डिपार्टमेंट है, पूरी तैयारी कर रखी गई है, तरह तरह की मशीनें लगी हुई हैं और जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट PICU में किया जा रहा है। एक पेशेंट आप देख सकते हैं पिछले 22 दिनों से
जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, मौत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं छोटा बच्चा है, पिछले 22-23 दिनों से ये यहाँ अस्पताल में भर्ती है और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं, बीमारी के बावजूद उसके जो भी डॉक्टर हैं वो नाकाम हो रहे हैं। क्योंकि आज तक सरकारी स्तर पर बात की जाए तो अभी तक ये रिसर्च नहीं हो पाया है कि दवा कौन सी दी जाए, बीमारी क्या है। बताइए अभी कितने पेशेंट्स हैं यहाँ पे? एक है, 2 ठीक होके नीचे पिए, वार्ड नंबर 2 में दिया गया है। अभी कोई डॉक्टर नहीं है, अभी सेकेंड शिफ्ट चेंज हुआ है तो अब आने वाला। हालात हैं कि हर वर्ष मौत होती है बच्चों की, बावजूद उसके राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई भी मुकम्मल व्यवस्था आज तक स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई है जिससे ये पता किया जा सके कि ये बीमारी क्या है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से जी मीडिया संवाददाता अरुण श्रीवास्तव की आपने ये रिपोर्ट देखी। हालांकि जो तस्वीरें हम देख रहे थे, जो मशीन्स देख रहे थे, जो कुछ देर पहले अजय जी भी कह रहे थे, भाषा के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, कि इस बार तस्वीरें शायद बदलेंगे। हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे, लेकिन चलिए एक नजर ये भी डाल लेते हैं कि इंसेफ्लाइटिस के लक्षण आखिर क्या क्या है। तो इंसेफ्लाइटिस के लक्षण की अगर बात की जाए तो कुछ मरीजों को लकवा मार जाता है, यह भी एक लक्षण में से ही कहा जा सकता है। इंसेफ्लाइटिस के सबसे ज्यादा शिकार 3 से 15 साल के बच्चे होते हैं। हालांकि कुछ शोध यह भी कहते हैं कि 0 से 15 साल, शुरुआत के 15 दिनों तक आम फ्लू जैसे रहना। जिस तरीके से आपको आम फ्लू होता है, यानी बुखार, सिर दर्द, उल्टी, डायरिया, जुकाम की शिकायत, यह इंसेफ्लाइटिस के लक्षण है। बाद में मरीज को झटके आते हैं, बेहोशी छा जाती है, मेमोरी लॉस होती है और व्यवहारिक परिवर्तन होना भी है। कुछ मरीजों को लकवा मार जाता है। तो लक्षण हमने आपको दिखाया। आखिर इंसेफ्लाइटिस से बचने के क्या तरीके हैं, यानी बचाव क्या हो सकते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। बचाव देखिए, जहां वेंटिलेटर और दूसरे आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था हो वहीं अगर जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जान भी जा सकती है। घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि अक्सर यही माना जाता है कि गंदगी भी एक बड़ी वजह है इंसेफ्लाइटिस की। मच्छरों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। रात में सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें। इंसेफ्लाइटिस रोग पैदा करने वाला मच्छर ज्यादातर शाम को ही काटता है, इसलिए शाम को बाहर निकलते वक्त शरीर को ढककर ही बच्चे को निकलने को कहें, वो भी बहुत जरूरी हो तब। बच्चों का इंसेफ्लाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। इस टीके के 3 डोज होते हैं। यह 0 से 15 साल तक के बच्चों को लगाया जाता है। इंसेफ्लाइटिस के लिए ऐसी कोई दवा नहीं बनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जिसे आप खिला दीजिए और जिसे खाने के बाद मरीज ठीक हो जाए, ऐसी कोई दवा नहीं। डॉक्टर लक्षणों को देखकर इलाज करते हैं, यानी जिस तरीके का लक्षण वैसा इलाज। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचे आप। बीमारी की जितनी जल्दी जानकारी होती है, मरीज के बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहती है। चलिए वजह भी जान लेते हैं। हालांकि ये तो अब तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर इंसेफ्लाइटिस होने की स्पष्ट वजह क्या है। फिर भी ग्राफिक्स के जरिए कुछ कारण आपको दिखाते हैं। दूषित पानी से इस बीमारी के वायरस लार्वा के रूप में फलते फूलते हैं। इंसेफ्लाइटिस के स्पष्ट कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। अब तक मुख्य कारणों में साफ सफाई का अभाव माना जा रहा है। गंदगी की वजह से यह बीमारी एक दूसरे में फैलती है, वायरल है। यह वायरस और बैक्टीरिया के जरिए फैलती है। इसके वायरस सुअर और हिरोनस नामक पानी की चिड़िया के शरीर पर पाए जाते हैं। इन्हें काटने के बाद मच्छर किसी मनुष्य को काट ले तो इंसेफ्लाइटिस का खतरा हो सकता है। एक दर्शक धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है। क्या कहेंगे आप? मैं रंजीत प्रसाद शर्मा धनबाद से बोल रहा हूँ। जी रंजीत जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 68 बरस आजादी के होने के बाद भी आज बच्चे दवा और बीमारी के कारण मर रहे हैं। ये कैसी विकास की मुख्यधारा है? देश में ऐसा होना चाहिए कि समान रूप से सभी का इलाज सबको, गरीब गुरबा का भी हो और अच्छा इलाज हो।
आज जो हेल्थ कार्ड बनाया जाता है उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। गरीब गुरबा का तो जान बचना मुश्किल हो गया है। 100-150 रुपया कमाने वाले बच्चों को इलाज कहाँ से कराएंगे? इसलिए बहुत से बच्चे तो इसी तरह से मर जा रहे हैं सर। और जो व्यवस्था है सरकार जो हम लोग बनाते हैं ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। सरकार तो कुछ काम ही नहीं करता है। सब नेता लोग अपने गठबंधन और गठबंधन में लगे रहते हैं। देश की स्थिति, देश के गरीब गुरबा लोगों पर कोई समझौता ही नहीं किया जा रहा है, कोई देखभाल ही नहीं होता है। क्या होगा देश का? ऐसी स्थिति व्याप्त हो गई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए रंजीत जी और अपनी बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भासा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता आशुतोष मौजूद हैं। हमने ये भी दिखाने की कोशिश की अजय जी, और हमें लगता है कि अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी अगर आपको कुछ ऐसी गुंजाइश लगती है कुछ सुधारने की, तो आप बिल्कुल सुधार सकते हैं। हालांकि हम तक जो जानकारी है, जो हमने रिसर्च की, उसके मुताबिक तो एंसेफेलाइटिस के बारे में कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। फिर भी ग्राफिक्स के जरिए कुछ लक्षण, कुछ वजहें, कुछ बचाव के तरीके हमने बताए। देखिए, एंसेफेलाइटिस के बारे में बहुत कुछ डॉक्टरों को मालूम है और साइंस को बहुत कुछ मालूम है। ये आपको ये मालूम, आप जो ग्राफिक से बता रहे थे उसमें मेजर जो है वो जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में था, जिसमें वेक्टर है, जिसमें मच्छर का भी रोल है, सुअर का भी रोल है, और उसमें उसको पता लग जाने के बाद उसके इम्यूनाइजेशन के लिए भी उपाय हो चुके हैं। तो इंसेफ्लाइटिस का एक प्रकार जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस, उसको तो बहुत हद तक हम रोक सकते हैं इम्यूनाइजेशन के जरिए, और पूरे बिहार में व्यापक पैमाने पर यह हुआ है। लेकिन मुजफ्फरपुर में जो कुछ हो रहा है वो जापानी इंसेफ्लाइटिस का रोल उसमें नहीं के बराबर है, क्योंकि जितने बच्चे बीमार हो रहे हैं उसमें इक्का दुक्का कोई जापानी इंसेफ्लाइटिस का केस मिला हो, अन्यथा वो वायरस जो है वो आइसोलेट नहीं हुआ है, बात सही है। लेकिन ये भी मालूम है डॉक्टरों को कि उसी गांव के, मैंने आपके मन से कहा था कि उसी गांव के गरीब के बच्चों को होता है ये, और अमीर के बच्चों को नहीं होता है, क्योंकि ये धूप और ये गर्मी, ये उमस, और ये जो उनका जो खाने का न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उनके पानी पीने का जो पानी है, आज जो दर्शक कह रहे थे कि दवा नहीं इंतजाम हो पाई, ये क्यूरेटिव साइड पर जोर दे रहे थे। मेरा कहना है कि ये दुर्भाग्य है कि हमारे गरीब के बच्चों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, हमारे गरीब के बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो उन चीज़ों पर जोर देने की ज़रूरत है, और अगर उनको न्यूट्रिशन मिले, उनको धूप से बचाया जाए और उनको स्वच्छ पानी मिले, तो मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से उसी गाँव के अमीर के बच्चे जो अच्छे ढंग से रह रहे हैं उनको ये बीमारी नहीं हो रही है, हमारे गरीब के बच्चों को भी बचाया। एक सवाल जहन में लेकर आ रहा है, आशुतोष बीच में आपको भी लाना चाहेंगे। हमने अभी तक जो देखा, मुजफ्फरपुर के संवाददाता अरुण श्रीवास्तव भी उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी, अपनी बात बताई, ठीक है, सब कुछ सही लगा कि चलिए इस बार उपकरण वहां पर मौजूद हैं SKMCH में, चीजें अलग हैं, और उम्मीद की जा रही है, अजय जी भी लगातार यहां से कह रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है कि इस बार वो आंकड़ा कम से कम हो। लेकिन आशुतोष, इन सब के बीच में चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे आसपास के जो अलग अलग जिले हैं, जो 5 जिले हैं जहां पर ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है, क्योंकि जो सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि जितना जल्दी आप लाते हैं अस्पताल, जितना जल्दी उतना ज्यादा बचने की या बचाने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन अगर ANM सड़क पर रहेंगी, अगर आशा कार्यकर्ता सड़क पर रहेंगी, अगर स्वास्थ्य कर्मचारी सड़क पर रहेंगे, जो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल उनका वहां पर उनके अंदर में सारी चीजें होती हैं, आशुतोष वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अजय जी भी जानते हैं, तो क्या उन बच्चों को अस्पताल तक पहुंचाया जा पाएगा समय से? देखिए, ये कहना मुश्किल है। जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं वो अपने आप में सवाल ज़रूर खड़े करती हैं। एक दो सवाल है जो मैं अजय जी से जानना चाहूँगा, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि एक तो स्ट्राइक का मामला है। बड़ा सवाल ये है कि जब ऐसी परिस्थिति है तो क्या वाकई स्ट्राइक पर जाना ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात है कि आखिर चुनाव के ऐन वक्त पर लोग स्ट्राइक पर क्यों चले जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ है कि जब भी कोई बच्चा लाया जाता होगा अस्पतालों तक, तो एक सवाल ज़रूर उठता है कि क्या वाकई जो प्राइमरी स्टेज पर जो दवाएं दी जाती हैं, क्या वाकई वो हॉस्पिटल में दवाएं मौजूद हैं, क्योंकि अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक अस्पतालों में अभी दवाएं मौजूद नहीं हैं। यहाँ तक कि स्लाइन भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, नौबत ये आ जाती है। तो दो चीज़ों पर मैं अजय जी से जानना चाहूँगा, क्या वाकई अस्पतालों में प्राइमरी लेवल पर क्या दवाएं मौजूद हैं, या फिर आखिर चुनाव के वक्त जब लोगों को पता है कि अभी इंसेफ्लाइटिस का कहर आने वाला है, उसके बाद लोग उसके बावजूद भी स्वास्थ्यकर्मी स्ट्राइक पर चले जाते हैं, उसको कितना जस्टिफाइड करते हैं? अजय जी। नहीं, ये मैं तो इतना जरूर जानता हूँ कि हो सकता है पूरे राज्य के सभी अस्पतालों में दवाओं में कुछ कमी हो, लेकिन मुजफ्फरपुर और उसी के आसपास के जहाँ इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप है उसके लिए विशेष
इंतजाम किया गया है और दवाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, डॉक्टर उपलब्ध कराए गए हैं, एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं। और मैं आपके जरिए एक बात कहूँगा हड़ताल के बारे में जो आपने कहा, हड़ताल को मैंने पहले ही कहा कि हड़ताल यथासंभव नहीं हो डॉक्टरों और डॉक्टरी से जुड़े हुए लोगों का। और मैंने केवल इतना ही कहा कि मैं उनकी मांग पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। सरकार को एक प्रिंसिपल बनाना चाहिए कि जब वो बहाल करे कॉन्ट्रैक्ट को, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली जो है परमानेंट नहीं हो सकती है, ये एक प्रिंसिपल के आधार पर नहीं हो सकती है। इक्का दुक्का कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हो, इनके बारे में प्रोग्राम रहना चाहिए। जा सकता है या टाला जा सकता है? नहीं, मैं तो यही कहूँगा हमारे साथियों को, जो हमारे असिस्टेंट भी हो सकते हैं या जो हमारे उस इलाके के जो लोग हैं, उनको यथासंभव इस हड़ताल से जो कुप्रभाव होने वाला है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो हड़ताल पर काम न भी कर रहे हैं तो अपने कार्य के क्षेत्र में रहें, और जो उनको वो अटेंडेंस नहीं बना सकते हैं नहीं बनावे, लेकिन जो लोगों को मरने नहीं दें। और अगर मैं संभव हो सरकार से बातचीत करके तो हड़ताल को कुछ दिन के लिए टाल भी दें, तो मैं समझता हूँ खासकर उस इलाके के लोग जहाँ ये बीमारी गंभीर रूप से सामने आ रही है। बहुत अच्छा लगा, मैं अपील करूंगा कि लोगों को मरने नहीं दें। इसके लिए क्या उपाय करेंगे? आपने इस मंच से ये बात बोला कि सरकार से भी बात करेंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे। और आशुतोष, अगर सही मानों में ऐसा होता है तो इस वक्त पर मौका और मसलियत देखकर अगर हड़ताल खत्म या टाली जा सकती है तो बच्चों की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। आशुतोष, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो परिस्थितियां बन रही है, मैंने पहले भी कहा कि आज पीएमसीएच पर रिपोर्ट बनाई थी मैंने, और आश्चर्य लगेगा आपको कि लगभग 21 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हैं, और एक दिन में करीबन 3 ऑपरेशन तो होते ही होते हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 60 ऑपरेशन आज एक दिन में अगर होने थे तो ऑपरेशन टाल दिए गए क्योंकि जो ओटी असिस्टेंट थे वो स्ट्राइक पर जा चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट से ही बात की, वो भी काफ़ी परेशान थे। उनका कहना था कि आखिर हम कर क्या सकते हैं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार पहल कब करेगी। और चूंकि ये स्ट्राइक अभी अचानक स्ट्राइक नहीं हुआ है, पहले से ही ज्ञापन दिए जाते हैं, पहले से ही जानकारी दी जाती है कि इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, स्ट्राइक पर लोग जा सकते हैं। तो ऐसे में पहल क्यों नहीं की गई? दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जांच के नाम पर, आपको मैं सैयद बता दूं कि अब तक जांच के नाम पर 75 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इंसेफ्लाइटिस जांच के नाम पर। यहां तक कि जांच के लिए सैंपल अटलांटा भी भेजा गया था, अमेरिका के अटलांटा भेजा गया था। क्या नतीजा आया? बिल्कुल आशुतोष, क्या नतीजा आया? अटलांटा कई बार जाए, 2007 से लेकर 2015 अब आ गए, कई बार सैंपल गए, नतीजा क्या आया? 75 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आशुतोष आपने। एक दर्शक पूर्वी चंपारण से हमारे साथ नंद किशोर जुड़े हुए हैं। स्वागत है नंद किशोर जी, क्या कहेंगे आप? हमारा ये कहना है सर जी कि जानबूझ करके जो नर्स या जो स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं और जिस सेवा क्षेत्र में अगर कोई मृत्यु होती है तो उस संबंधित नर्स पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए राज्य सरकार की ओर से। उसने जानबूझकर ऐसा गलती क्यों कर रहा है? लोग इस तरह का भयावह स्थिति राज्य में चल रही है और ये लोग लगातार इस तरह से कर रहे हैं और कई बच्चों का जान जा चुका है। तो जानबूझकर इस तरह की गलती करना, हत्या का उस पर मुकदमा होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है कौशलेंद्र जी, आप बोलिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले बात तो यह है कि ये बीमारी क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है और अब तक इसका निदान नहीं हो पाया है। जी। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार जो है लगातार एनएचएम के राशि में कटौती की जा रही है, तो फिर एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा की परिकल्पना हम किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट से जो कर्मी बहाल होते हैं वो उस समय उनका मानदेय तय रहता है, उसके आधार पर वो एग्रीमेंट करते हैं और बाद में सरकार के ऊपर निरंतर दबाव बना करके, क्योंकि अब इलेक्शन ईयर है तो काफी दबाव बना करके कि हमें वेतन बढ़ाओ या सरकारी नौकरी दो, इस तरीके का मांग बिल्कुल गैर मुनासिब है। इस तरीके के कर्मियों को सीधे बर्खास्त करके नए लोगों को जो पैनल में है उनको बहाल कर देना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए कौशलेंद्र जी और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर एंसेफ्लाइटिस को लेकर लगातार कई तरीके के सवाल सबके जहन में रहते हैं, क्या पहेली है, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी। अजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं इंसेफेलाइटिस के। इंसेफेलाइटिस जो एक बार फिर अपना पांव पसारता जा रहा है। पिछले 19 सालों की अगर बिहार में खास सिर्फ बात करें तो 1000 से ज्यादा बच्चे की मौत हो चुकी है इंसेफेलाइटिस की वजह से, कई हजार बच्चे की। और इस वक्त हमारे साथ भासा के अध्यक्ष अजय कुमार जी लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे, लक्षण की चर्चा कर रहे थे, कारण की चर्चा कर रहे थे, बचाव की चर्चा कर रहे थे। हालांकि सब चीज जैसा आपने पहले भी कहा है कि डॉक्टर लक्षण के हिसाब से ही इलाज करते हैं। कुछ जापानीज इंसेफेलाइटिस को छोड़ के AES जिसको हम लोग लगातार बोल रहे हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन फिर भी एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो मुजफ्फरपुर या उसके आसपास के जिले में रहते हैं जहां सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ये इंसेफेलाइटिस? देखिए, कई ढंग की बातें आई हैं। ये हीट को तो हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हीट से बचने के लिए शेड्स लगाए जा सकते हैं इन गाँवों में। पानी इन गाँवों में स्वच्छ मिले, इसकी व्यवस्था सरकार या समाज कर सकता है। ये बच्चे जो हैं, लीची से भी जोड़ा गया इसको, तो लीची के जो फल हैं वो जो गिरे हुए सड़े हुए इनको न खाएं बच्चे, इसके लिए सामाजिक प्रेरणा बनाई जा सकती है। और हर गांव में जो लोग हैं, जो लोग सरकार की तरफ केवल उंगली उठा रहे हैं, उनके तरफ वो पॉलिटिकल लीडर हो चाहे आम आदमी हो, उनसे भी है कि खासकर इस समय में या कुछ समय में जिस समय ये नहीं भी आया था बीमारी, उसके पहले भी उन गाँवों में जाके बच्चों के बीच में शिक्षा ऐसी देनी चाहिए, ऐसा प्रचार करना चाहिए कि ये बच्चे इन बीमारियों से बचने के लिए 1 महीने की बात है। 1 महीने अगर बच्चे प्रिवेंटिव, मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा पानी तो सब दिन पीना है, धूप लेकिन सब दिन नहीं रहता है, लू सब दिन नहीं आता है, लीची सब दिन नहीं आता है। और न्यूट्रिशन जो बच्चों का है, बहुत कम पैसे में बच्चों को न्यूट्रिशस डाइट दिया जा सकता है। बहुत से कार्यक्रम सरकार के हैं, उन कार्यक्रमों का भरपूर उपयोग करना चाहिए। आंगनबाड़ी हो चाहे माँ के पेट में जब रहें बच्चे, उस समय से उनको मजबूत बनने के उपाय सरकार ने बहुत से किए हैं। और नहीं भी हो तब भी जो सरकार जो आज अनाज का उपाय कर रही है और जो मुफ्त अनाज भी बांट रही है। चलिए, ये तो सरकार की बात हो गई, लेकिन एक बात जो आप शुरू में कह रहे थे और ये बात हमेशा आती है कि भाई जितना जल्दी आप हो सके अस्पताल पहुंचाए, वो जल्दी समय के हिसाब से कितना हो सकता है और लक्षण के हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, अभी आपने आपके चैनल पर आया कि बच्चों में सर्दी शुरू हुई, बच्चों में बुखार आना शुरू हुआ और वो वायरल है। और वही वायरल बुखार जो है वही जब आगे बढ़ जाएगा तो इंसेफेलाइटिस का रूप ले सकता है। हेमेटोजेनस जो खून में मिल जाने के बाद, सीजन में हम वायरल फीवर को भी और वायरल फीवर को छोटे करके नहीं, तुरंत लूज मोशन को छोटे करके नहीं आंखें। जो बच्चों, बहुत से बच्चों में इंसेफेलाइटिस जो है लूज मोशन होने के बाद वो कुछ दिनों तक लूज मोशन रहता है और उसके बाद वो इंसेफेलाइटिस के रूप में चला आता है। तो किसी भी इन्फेक्शन को वो मामूली रूप में नहीं देखें और उसका इलाज करा लें। एक सवाल, जो अब तक के कितने बच्चों की जान जा चुकी है? अगर 20 साल का आंकड़ा आप ले लें अजय जी, तो 1000 क्या लाख में बच्चों की तादाद आ जाएगी। तो क्या इतनी चीज होने के बाद भी इतने बड़े रूप में, बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हो रही है, क्या इसे घोषित नहीं किया जा सकता है महामारी? देखिए, महामारी के लिए मतलब अभी इसको महामारी नहीं घोषित किया गया है, क्योंकि महामारी के जो टर्म्स हैं, ये बीमारी बहुत गंभीर है, ये तो घोषित है और नोटिफिएबल भी है, ये भी घोषित है। कि महामारी के लिए में बहुत से इकोनॉमिक फैक्टर्स और भी आते हैं, तो वो महामारी घोषित करने लायक जो शर्त होते हैं वो पूरी की पूरी नहीं पूरा कर रहे हैं ये। लेकिन फिर भी महामारी में जो भी उपाय किए जाते हैं वो एक गंभीर बीमारी को मानते हुए और ये सरकार जो है वो कर रही है। मैं आपको बता दूं कि NHM में भी इसका काफ़ी ध्यान दिया गया है। कल ही NHM के मिशन डायरेक्टर पटना आए हुए थे और उन्होंने इस बीमारी के बहुत जल्दी हमको मालूम हुआ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री पिछले साल भी आए थे। हमारे केंद्रीय पिछली बार हर्षवर्धन साहब थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद बहुत परिवर्तन हुआ है, वो भी आए थे। आपको 2 मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजिकल लैब आया है केंद्रीय मदद से। और आपने जो भी मुजफ्फरपुर आदि में, लेकिन अटलांटा रिपोर्ट गई 2007 से, वो लगातार सैंपल जा रहे हैं, कहां कुछ हुआ अभी तक? 75 करोड़ रुपए खर्च हो गए जैसा बता रहे थे। करोड़ों क्या, देखिए अनुसंधान में तो खर्च होंगे और वो कितने करोड़ जो है वो कितने अरब को बचाएंगे बाद में, इसलिए अनुसंधान में जो यही बीमारी जब चाइना और जापान में आती है तो वहां तो बिल्कुल देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि चाइना और चाइना जैसे देश या क्यूबा जैसे देश जहां पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव बहुत तगड़ा है, जहां प्रिवेंटिव को ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्यूरेटिव से। यानी आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल, ये तो मैं सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि मैं चाहे वो किसी की भी सरकार हो, केंद्र हो राज्य में, अभी भी हमारे देश में प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो केवल किताबों में है और बहुत अच्छे हद तक उस पर जो काम होना चाहिए था, क्यूरेटिव से ज्यादा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने चर्चा की और कई टिप्स भी दिए उन लोगों को जो उस जिले में रह रहे हैं और उनके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि इंसेफेलाइटिस से कैसा बचा जाए। लेकिन हमारी मुहिम
का मकसद बस ये है कि सरकार वक्त रहते जागे और इस बार ये आंकड़ा, जैसे कुछ देर पहले अजय जी भी कह रहे थे कि ये आंकड़ा कम से कम हो, बल्कि ना हो तो ज्यादा बेहतर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि 5 लोगों की जान अभी ही जा चुकी है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम बच्चों की जान जाए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।